करेंगे क्लास 10 ICSE फोर्स, फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। इसके बारे में इसमें देखेंगे हमें क्या क्या स्टडी करना है। 9th में आपने स्टडी किया है फोर्स के बारे में, 9th से थोड़ा सा अपग्रेड करके यहाँ पे 11th में भी आपको फोर्स पढ़ना है। तो यहाँ का फोर्स क्या क्या है, उसमें क्या टॉपिक पढ़ना है, चलिए देखते हैं। दो ICSE क्लास 10 फोर्स चैप्टर 1, इसमें हमें बेसिकली थोड़ा सा फोर्स के बारे में समझना है एंड देन व्हाट इज टॉर्क, जिसे हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। नेक्स्ट चलिए पहले समझते हैं फोर्स क्या है, व्हाट इज मीन बाय फोर्स। सो एज वी नो दैट फोर्स क्या है, खींचना, पुश एंड पुल इज नोन एज ए फोर्स, पुश एंड पुल इज नोन एज ए फोर्स, पुश एंड पुल इज नोन एज ए फोर्स। यह डायग्राम देख रहे हो आप, ये क्या है, इसमें पुश करना और पुल करना ही फोर्स कहलाता है। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, कोई एक ही डायरेक्शन में पुश या पुल होगा, दैट इज नोन एज ए फोर्स। फोर्स जो है ये बेसिकली क्या है, पुश एंड पुल। तो फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, दैट इज अ फोर्स। इसका SI यूनिट जो है वो है न्यूटन। वन न्यूटन किसके बराबर होगा, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, बिकॉज फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट kg और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही 1 न्यूटन के बराबर होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट में अप्लाई करोगे तो इट विल गिव इन वन डायरेक्शन। मतलब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है एंड व्हेन यू विल अप्लाई सम फोर्स लाइक पुश, then it will be displaced on this direction. So in particular direction the object will displace, this is known as a force. So it is a vector quantity. Next one है, इसका CGS यूनिट क्या है फोर्स का, what is the CGS unit of force, तो ये होता है डायन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 डायन होता है। क्यों, तो देखो as we know that 1 Newton equal to 1 kg meter per second square. So you can write here 1 kg means gram, 1000 gram, meter means 100 centimeter और second का तो second ही होगा। So for you can write like 10 to the power 5 gram centimeter per second square. This quantity is known as dyne. So 10 to the power 5 डाइन, ये आंसर हो गया CGS में 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। तो ये है CGS यूनिट ऑफ फोर्स। CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, डाइन। तो 1 डाइन, कभी कभी उल्टा भी पूछ दिया, 1 डाइन इक्वल टू क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल लिखोगे 10 to the power -5 न्यूटन, दैट्स इट। नेक्स्ट है, तो हमने यहां पे देखा फोर्स के बारे में, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस फोर्स का क्या यूज है इस चैप्टर में, वो हम यहां पे देखेंगे। तो याद रखना, फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। फोर्स जो है ना हमारे नेचर में डिफरेंट डिफरेंट वे में पाया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है एंड एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये जितने भी फोर्सेस हैं, दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स कहलाता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं उसे। वीक इंटरैक्शन फोर्स मींस वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लाइफ में ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर इंपॉर्टेंट, तो इन द नेचर दिस 4 फोर्सेज इज नोन एज ए कंजर्वेटिव फोर्स,
कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्व होते हैं, ये चेंज नहीं हो सकता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम बात करें, द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो बदल जाए, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। तो इसका एक रेशियो भी होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को Fg से डिनोट करते हैं। उसके बाद रेशियो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को E से डिनोट करते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स को, एंड देन स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका जो रेशियो होगा दैट विल बी 1:10⁻25 10⁻34 10⁻36। ये जो रेशियो है इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स से मच स्ट्रॉन्गर होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये रेशियो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, सो फोर्स जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है, फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर, देयर आर 4 फोर्सेस एंड देयर इज नोन एज ए कंजर्वेटिव फोर्स, एंड देयर इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आ जाता है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमेशा चेंज होते रहता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स हमारे यूज के लिए क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स किसी भी मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, फोर्स किसी भी बॉडी के पोजीशन को चेंज कर सकता है, इट कैन बी चेंज द पोजीशन, इट कैन बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट कैन बी चेंज द शेप ऑफ बॉडी। तो फोर्स कैन बी जज only by the effect which the produced by it. The effect of force are always like this. Force can move a stationary object, किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सकता है या मोशन में ला सकता है। अब फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी को फोर्स लगाने से वो रुक जाएगा। द फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। अब कोई स्पीड से ऑब्जेक्ट आ रही है, कोई साइकिल आ रहा है या कार आ रहा है, तो कार तो काफी मान लो कि स्लो स्पीड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट साइकिल का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि व्हेन आपका फ्रेंड कोई साइकिल से आ रहा है तो उसके स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम फोर्स। मान लो हम पीछे से एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जब वो साइकिल जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वी कैन रिड्यूस इट्स स्पीड। अब फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, किसी भी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉलर ने बॉल फेंका फोर्स के साथ और बैट्समैन ने उसको हिट किया, इसका मतलब क्या किया कि जो बॉल का डायरेक्शन था उसको हमने चेंज कर दिया। अब फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स लगाने पे वो उसका शेप एंड साइज चेंज हो सकता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ अब जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द बुक हम चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको बुक से समझने में कोई दिक्कत ना हो, इस वीडियो के बाद आप बुक को भी फॉलो करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक वाइज बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो देखो, ट्रांसलेटेड मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन का मतलब है, ट्रांसलेशन मोशन जो होता है वो अपने स्ट्रेट लाइन यानी या तो एक्स एक्सिस या फिर सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव करेगा। सो दिस इज नोन एज ए ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और ये जो देख रहे हो लड्डू है, दिस इज नोन एज अपने एक एक्सिस से घूम रहा है ना। सो दिस इज नोन एज ए रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है कि अपने एक्सिस पे चारों तरफ घूम रहा हो, दिस इज नोन एज ए रोटेशनल मोशन। और सर्कुलर मोशन क्या होता है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर घूमने वाला ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कहलाता है। So this is the main difference between rotational motion and circular motion. So यहां पे है जो ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है वो एक लीनियर क्वांटिटी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेशन में v इक्वल टू u प्लस at, ये लीनियर मोशन का एक 3 मोशन इक्वेशन है जो आप 9th में स्टडी कर चुके हो। एंड सेकेंड इक्वेशन है ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस
2as. Now rotational motion and angular quantities. तो rotational motion and angular quantities क्या है? तो इससे ही कंपेयर करते हैं कि जो भी, जैसे मान लो आप यहां से यहां जा रहे हो, तो दिस इज द डिस्टेंस x, बट व्हेन वी गो थ्रू द सर्कुलर मोशन एंड जस्ट डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b, तो इसका मतलब है जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है थीटा, दिस इज नोन एज ए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो जस्ट यू कंपेयर विद दिस थ्री इक्वेशन, v is related with omega, so this is known as final linear velocity, और इसी को हम लोग लिखेंगे एंगुलर या फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो ठीक है, s को कंपेयर करते हैं, s लीनियर डिस्टेंस है और थीटा क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट. तो ये आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब a क्या है, एज यू नो दैट a तो एक्सेलरेशन है, यहां पे अल्फा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन. थोड़ा सा बुक से थोड़ा बाहर जानना जरूरी है. इसमें जैसे कि आप जान रहे हो कि सर v इक्वल टू यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, s इक्वल टू यूनिट होता है मीटर, और u का भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी होता है, और a का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ठीक वैसे ही v मतलब ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगुलर के लिए, रेडियन पर सेकेंड, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से डिनोट करते हैं, याद रखना. s डिस्टेंस है तो यहाँ थीटा डिस्टेंस हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अ रेडियन, रेड, और अल्फा क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मीटर के जगह रेडियन और सेकेंड स्क्वायर. तो ये यूनिट है, यूनिट भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. नाउ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं, यहाँ पे देखो, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं. जो भी आपने लीनियर मोशन के अकॉर्डिंगली, जो भी स्ट्रेट लाइन मोशन में जो स्टडी किया है, फॉर एग्जांपल a इक्वल टू क्या लिखते थे, v माइनस यू अपॉन टी, है ना. तो यहाँ पे भी अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी, दैट्स इट. तो ये जस्ट रिप्लेस कर रहा है अपने अल्फाबेट को, a डिनोट करते हैं, अल्फा डिनोट करते हैं, v डिनोट करते हैं, ओमेगा डिनोट करते हैं. तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो नाउ अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क बोलते हैं. व्हाट इज द टॉर्क? तो देखो टॉर्क क्या होता है, किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंगली एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं. ठीक है, ये एक्सिस है यहाँ पे, और ये r डिस्टेंस है, और हम यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं F. ठीक है, सो दिस फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज, यहाँ डायग्राम है, ये हम फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ये डिस्टेंस है. तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंगली ये मूव भी करेगा लाइक दिस. तो हम ये डायग्राम जो आप देख रहे हो ना, ये डायग्राम एक नट बोल्ट खोलने के लिए एक डिवाइस है जिसे हम रेंच बोलते हैं. तो देखो फोर्स का जो मोमेंट ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज नोन एज ए फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में मोमेंट ऑफ फोर्स को या तो एम, कैपिटल एम या टाउ से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है F इंटू डी. ये एक नॉर्मल मैग्नीट्यूड फॉर्मूला है, F इंटू डी, F इंटू डी. तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है उसे हम टॉर्क भी बोलते हैं, टॉर्क. मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क, ये टाउ जैसा डिनोट करते हैं, और इसका ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स. फिलहाल तो आप ये जान लीजिए.
याद रखना, अभी आप 10th क्लास में हो, उतना ज्यादा डेप्थ में आप नहीं जा सकते, लेकिन हाँ इतना बता दूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला R क्रॉस F ही होगा। आप इसे F क्रॉस R वेक्टर साइन में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन होता है ना, A क्रॉस B और B क्रॉस A, दोनों का साइन चेंज हो जाता है। इसलिए यहां पे जो टॉर्क है या मोमेंट ऑफ फोर्स है, दैट विल बी R क्रॉस F होगा। R यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। डोर होता है दरवाजा घर में, वो किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग हम क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। तो यहां पे ये एक्सिस है और ये डोर इस तरह से ओपन हो रहा है। सो दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वी आर अप्लाइंग द फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, एंड दिस इज द डिस्टेंस। सो दिस इज क्रिएट सम टॉर्क। तो ये जो टॉर्क का फॉर्मूला है ना, ये नॉर्मल मैग्नीट्यूड फॉर्मूला है। वेक्टर फॉर्मूला जो होगा वो R क्रॉस F होगा। तो यहाँ पे टॉर्क जो है या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉक होगा। यहाँ पे यही कहानी है, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉक। देखो यहाँ पे ये ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल, अगर मैं एंटी क्लॉक चल रहा हूं तो टॉर्क का डायरेक्शन बोर्ड से बाहर की ओर होगा। ठीक है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर हम मूवमेंट एंटी क्लॉक कर रहे हैं किसी फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग, तो राइट हैंड थंब रूल से ये जो हमारा थंब है ना, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है, तो थंब क्या हो रहा है, ये देखो थंब जो है ये बाहर की तरफ है, बोर्ड से बाहर की तरफ है। इसका मतलब है जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड ऑफ द प्लेन है, आउटवर्ड ऑफ द प्लेन, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन लिख देते हैं, फ्रॉम द प्लेन या बोर्ड। इसका मतलब है कि वो एंटी क्लॉक मूवमेंट करेगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन है, अगर क्वेश्चन पूछा कि अगर हम एंटी क्लॉक मूव कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन होगा सर, वो होगा आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। अब अगर मान के चलो कि एक मूवमेंट हो रही है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ये है क्लॉकवाइज, ये फोर फिंगर क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में हमारा थंब का डायरेक्शन इनटू द प्लेन यानी बोर्ड के अंदर जा रहा है, इसलिए क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज में मोमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन यानी टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो क्या कैसा होगा, इनटू द प्लेन होगा, यानी इनटू द बोर्ड या इनटू द कॉपी। आप कॉपी पे लिख रहे हो नोटबुक पे, तो नोटबुक में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक डायरेक्शन आप मूव करो और राइट हैंड थंब रूल ले लो। ये फोर फिंगर जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है और थंब जो है वो डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन शो कर रहा है और ये मूवमेंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान चलूं कि क्लॉकवाइज चल रहा है तो हमारा थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब इनटू द प्लेन, यानी प्लेन के अंदर, यानी टॉर्क का डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ सी हियर, तो यहां पे दिखाया गया है कि क्या होगा। जैसे देखो एक स्टिक है, यहां से ये ओरिजिन मान लिया, ठीक है, ये एक्सिस है मान लो, यहां से ये डिस्टेंस 5 मीटर है और इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन। तो इसका टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, तो मैंने बताया था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R होता है। तो ये होता है फोर्स 3 न्यूटन है और डिस्टेंस कितना है 5, सो इट विल कम 15 न्यूटन मीटर। तो याद रखना, अगर हम प्रीवियस चलें तो टॉर्क जो है, फॉर्मूला तो हमने देख लिया, टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। जब एक ही ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स इस तरफ लग रहा हो और एक तरफ फोर्स इधर लग रहा हो, ठीक है, ऐसे फिनोमेना में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस दोनों के लिए होगा। तो यहां पे दो फोर्स एक ही सिस्टम में लग रहा है, इसीलिए एक टॉर्क तो ये वाला हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स ये F1, और ये वाला फोर्स जो हो जाएगा F2 हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है, मोमेंट ऑफ कपलिंग।
क्योंकि यहाँ पे दो कपल है ना, एक क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो याद रखना इस केस में दोनों फोर्स F1 शुड बी इक्वल टू F2 होना चाहिए, ठीक है, F1 शुड बी इक्वल टू F2 होना चाहिए। तो यहां पे ये रहा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है। तो एज वी नो दैट द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज टर्न इन इट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट of force is called anti-clockwise moment and it take positive। तो एंटी क्लॉक मूवमेंट मतलब इस तरह से आउटवर्ड द प्लेन, तो इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ये याद रखना। और जो इनटू द प्लेन होगा इट विल कंसीडर एज ए नेगेटिव, तो उसका मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा। तो नेगेटिव है क्लॉकवाइज, पॉजिटिव है एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों वर्ड याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल को भी हम टाउ से ही डिनोट करते हैं। ये एक टॉर्क है, इसमें कंडीशन क्या है, द टू पैरेलल फोर्स होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस एक एग्जाम्पल में बताया था कि यहाँ पे एक फोर्स इस तरफ लगेगा, एक फोर्स इस तरफ लगेगा, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, F1 और F2। सो पैरेलल, पैरेलल का मतलब ऐसा नहीं कि सर दोनों डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है पैरेलल में, तो ये एंटी पैरेलल है बट डायरेक्शन अपोजिट है तो पैरेलल ही। पैरेलल का मतलब होता है दे विल नेवर मीट, है ना, तो ऐसा पैरेलल होगा या फिर ये भी पैरेलल होगा। सो दिस इज नोन एज ए सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब दोनों फोर्स सेम होना चाहिए एंड रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसका मतलब अगर इस डायरेक्शन में F इक्वल टू मान लेते हैं 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स जो अप्लाई होगा दैट विल बी 10 न्यूटन। सो इट्स इन दिस केस द नेट फोर्स वुड बी जीरो, तो यहाँ नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। टेंडेंसी टू रोटेट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। नाउ कपल मूवमेंट जो है, सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ बोथ कपल फोर्स अबाउट एनी आर्बिट्री पॉइंट्स। इसका मतलब है कि अगर एक लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है, एक राइट की तरफ फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्स का जो आर्बिट्री सम होगा, मतलब टोटल सम करना है। मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इस साइड डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसका मतलब नेट कपल ऑफ मोमेंट जो होगा यहाँ इस पॉइंट ऑफ एक्सिस के अकॉर्डिंगली τ1 प्लस τ2 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। नेक्स्ट है, इसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल, इसका भी यूनिट न्यूटन मीटर ही होता है, दैट्स इट। अब आते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हाँ एक यहाँ पे टॉपिक, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। बॉडी बैलेंस में है, इसका मतलब है कि बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अ फोर्स इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन द नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी आर जीरो। आपने बहुत सारी बिल्डिंगें देखी होगी कंस्ट्रक्शन वाली, उसमें इस तरह का एक क्रेन होता है, ठीक है, वो नीचे वायर से बना रहता है और यहाँ पे कुछ ड्राइवर का यहाँ पे बना हुआ रहता है और ये स्टैंड रहता है इससे, ठीक है। तो ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और इस तरह के क्रेन को, इसमें नेट फोर्स जीरो लग रहा है और नेट टॉर्क भी जीरो लग रहा है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है सर, एक स्टैटिक होगा और दूसरा डायनेमिक होगा। तो डायनेमिक का यहाँ मूवमेंट है कि वो एक रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है। स्टैटिक का मतलब है कि या तो वो स्ट्रेट बॉडी परफेक्टली एट रेस्ट में होगा, मतलब लीनियरली। सो विथ बोथ लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज इक्वल टू जीरो, यानी v यहाँ जीरो होना चाहिए, ओमेगा भी जीरो होना चाहिए अगर हम रोटेशनल की बात कर रहे हैं, और अगर हम रेक्टिलिनियर की मोशन की बात कर रहे हैं तो ये v जीरो होना चाहिए। तो दीज आर नोन एज ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है।
डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी इज इन मोशन बट मूव विथ अ कांस्टेंट लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी। मतलब v और ओमेगा जो है वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर समय चेंज हो रहा। द नेट फोर्स इज जीरो, दिस इज द पॉइंट, नेट फोर्स जीरो, मीनिंग दैट देयर इज नो एक्सेलरेशन, अ कार ड्राइविंग ऑन द कंट्रोल एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग एट इट टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा बात है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या, अगर मान लो ये पेन हम यहां से ऐसे गिरा देते हैं, है ना, इस तरह से ऐसे हम फॉल कर दिए तो तुरंत गिर जा रहा है। लेकिन एक पतला सा बर्ड का कोई हल्का सा कोई ऐसा पेपर अगर आप यहां से गिराओगे तो वो कॉन्स्टेंटली मूव करते जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ए टर्मिनल वेलोसिटी। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है इसके बाद वाले टॉपिक पे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हो और लर्न भी कर सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो देखो यहां पे दीज आर रिवर्सल इन द नेचर। डायनामिक जो होता है वो रिवर्सल होता है, बट स्टैटिक जो है इरिवर्सिबल होता है नेचर में। दिस इक्विलिब्रियम implies that the reactant and the product are still participating in the chemical reaction। अब ये इक्विलिब्रियम जो है ना, ये केमिस्ट्री में भी आ जाता है कि जैसे केमिस्ट्री का रिएक्शन हो रहा है, अब मान लो रिएक्शन का A प्लस बी हमने रिएक्शन कराया और वो कुछ प्रोडक्ट दे दिया CD, ठीक है, कोई रिजल्ट आया, तो इस पार्ट के रिएक्शन को कहते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इस वाले पार्ट, राइट साइड वाले पार्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट मिला, ठीक है। सो ये जो सेकेंड सेंटेंस वो यही कहना चाह रहा है कि द इक्विलिब्रियम इंप्लाइज दैट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर स्टिल पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन। इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन रेट आर इक्वल। मतलब एक रिएक्शन, दो रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों सेम होगा। इट कैन ओनली अकर इन क्लोज सिस्टम, एक क्लोज कंटेनर के अंदर ही ये पॉसिबल है। बट जो हमारा लीनियर इक्विलिब्रियम है, सॉरी, जो हमारा लीनियर इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ और सिर्फ ओपन और क्लोज दोनों में पॉसिबल है। द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज इरिवर्सिबल है। There is no further chemical reaction in the system, and the static equilibrium, the forward and the backward reaction rate are zero। तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली ये पार्ट केमिस्ट्री का है, लेकिन यहाँ डिफरेंस अगर पूछा गया स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम का तो आप ये आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है टॉर्क के बारे में, फोर्स के बारे में, उन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपके साथ हम यहां पे डिस्कस करेंगे। नाउ सी, अभी हमने ये भी बताया था कि टॉर्क इक्वल टू, जो यूनिट होगा न्यूटन मीटर, टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा वो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये मैग्नीट्यूड स्केलर फॉर्मूला है। और अगर वेक्टर फॉर्मूला की बात किया जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स ये होगा। एसआई यूनिट हमने लिख दिया और इसका वेक्टर होता है ये भी हमने पीछे क्लास में भी बताया था। नाउ सी द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, अभी जस्ट मैंने बताया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। इन द इक्विलिब्रियम द अलजेब्रिकल सम ऑफ मोमेंट ऑफ द ऑल फोर्सेस about the position of rotation is क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। in the beam balance, when the beam is balanced in the horizontal position, it is in horizontal है, रुका हुआ है, इसका मतलब वो static हो गया। और the moon revolving around the earth is dash equilibrium, तो भाई घूम रहा है, इसका मतलब वो डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। That's it। ये फिल इन द ब्लैंक्स बुक का ही है, आप लोग बुक्स भी डिस्कस कर सकते हो। नाउ
अब देखो यहां, ये क्वेश्चन है, ये बुक में भी दिया हुआ है, अभी ध्यान से समझो। यहां पे डायग्राम भी गिवन है और ये क्वेश्चन है। हमारे पास 3 क्वेश्चन है, यहां पे 4 क्वेश्चन है। विच फोर्स हैज द लीस्ट मोमेंट अबाउट ओ, ठीक है। विच फोर्स हैज द ग्रेटेस्ट मोमेंट अबाउट ओ, ठीक है। नेम द फोर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्टेंट टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ ओ। देखो एक एक करके हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि विच फोर्स हैज द लीस्ट मोमेंट अबाउट द ओ। बीच में ये ओ है यहां पे, यहां, और इस ओ के अकॉर्डिंगली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है 0.8, 0.9 और 0.6। तो जिसका फोर्स, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सब में 4 न्यूटन लग रहा है, सब में 4 न्यूटन लग रहा है, तो टॉर्क किस में कम होगा। तो सर फोर्स सेम है तो डिस्टेंस कम होना चाहिए, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे किसका सबसे मिनिमम है, 0.6 यानी सी का है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। और रीजन में क्या दे सकते हो कि फॉर फोर्स फॉर ईच लाइन ए बी सी आर इक्वल बट डिस्टेंस आर डिफरेंट, सो द मिनिमम टॉर्क विल प्रोड्यूस बाय ओ टू सी, है ना, डिस्टेंस मिनिमम। विच फोर्स हैज द ग्रेटेस्ट मोमेंट अबाउट ओ। अबाउट ओ बार बार क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसका मतलब एक पार्टिकुलर फिक्स पॉइंट के थ्रू। तो ओ से लार्जेस्ट डिस्टेंस किसका है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है 0.9 का। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, और 4 न्यूटन तो सबके लिए फिक्स है, डिस्टेंस ही डिफर कर रहा है। इट मींस 0.9 जो होगा वो ग्रेटर होगा। तो यहां पे जो मोमेंट ऑफ कब आएगा फोर्स, दैट विल बी 4 इंटू 0.9, सो इट विल कम 3.6 न्यूटन मीटर। इन सब में सबसे ज्यादा इसी का होगा आंसर। इसका आंसर अगर निकालना चाहते हो सी के अकॉर्डिंग, तो 4 इंटू 0.6 2.4 मीटर न्यूटन मीटर, ये आ गया। अगर हम बी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं, ऐसे पूछा नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम बी के अकॉर्डिंग भी निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू 0.8, तो ये आ जाएगा 3.2 न्यूटन मीटर। तो देख लो, तो फर्स्ट 3.6 है, फिर 2.4 है, 3.2 है। तो सबसे ग्रेटेस्ट फोर्स हो गया अलोंग ए एंड ओ के बीच डिस्टेंस, और मिनिमम हो गया सी एंड ओ सी के बीच का डिस्टेंस। अब कह रहा था नेम द फोर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो देखो यहां पे क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए डायग्राम अगर आप बुक में देखोगे तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ये। तो इसका मतलब है कि ए और बी जो है वो क्लॉकवाइज है, और सी का जो मूवमेंट होगा दैट विल बी एंटी क्लॉक होगा, एंटी क्लॉक। और ये क्लॉक, ये याद रखना ना। थोड़ा डायग्राम आप बुक में भी देख सकते हो उसमें। व्हाट इज द रिजल्टिंग टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ। अब हम यहां पे सबका टॉर्क फाइंड आउट किए थे, तो यहां पे देखो 2 टॉर्क और एक टॉर्क का डायरेक्शन एंटी क्लॉक है ना, 2 टॉर्क का डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब नेट टॉर्क क्या होगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 माइनस टॉर्क 3। तो टॉर्क 1 कितना है सर, अगर हम सबसे ग्रेटेस्ट की बात करें 3.6 प्लस 3.2 माइनस 2.4, नाउ यू एड इट 6.8 माइनस 2.4, इट विल कम 4.4 न्यूटन मीटर, और यही आंसर होगा आई होप। तो ये हो गया नेट फोर्स, रिजल्टिंग नेट फोर्स, नेट टॉर्क ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स जो होगा दैट विल बी 4.4 मीटर। तो याद रखना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर हो रहा है तो दोनों टॉर्क सबट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे 2 टॉर्क क्लॉकवाइज हो रहे हैं तो दोनों को ऐड कर दिया, एक एंटी क्लॉक हो रहा है तो उसको सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहां पे क्वेश्चन कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर अभी आपने यहां पे डिस्कस किया था इसके पहले, हाँ देखो यहां एंटी क्लॉक को पॉजिटिव लिया है ना, और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है। तो यहां पे इस तरह से क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो यहां पे भी आंसर को हम अगर हम
क्लॉकवाइज किए हैं, एक क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर माइनस में आएगा, -4.4, नथिंग, इसे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, फिर देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम शो बाय द एरो ऑन द डायग्राम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड। तो एज वी नो दैट कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो सकता है, ये एक सर्कल है तो सर फोर्स का डायरेक्शन तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी टेंजेंशियली डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि रेडियस और फोर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। कहाँ? सर्कल में, हर जगह नहीं, नॉट एवरीवेयर, ओनली सर्कल। द टेंजेंट act as a force and the perpendicular distance is radius, that's why it look like this। तो यहां पे देख रहे हैं कि एक रेडियस यहां है तो एक फोर्स यहां भी अप्लाई हो सकता है, यहां भी अप्लाई हो सकता है, बट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉसिबल फोर्स अप्लाइंग अ मिनिमम पॉसिबल फोर्स। तो यहां से अगर हम ऐसे बात करें, एक टेंजेंशियली फोर्स अपवर्ड या डाउनवर्ड कर दें, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, तो ये भी हम डायरेक्शन शो कर सकते हैं, किसका? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन शो बाय एन एरो ऑन द डायग्राम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है टेंजेंट वाले का। नाउ नेक्स्ट है, चलो क्वेश्चन है, तो अब जो टॉपिक था हमने आपसे डिस्कस कर लिया है, अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बुक से रिलेटेड हैं। आपके पास जो बुक है, जो भी आईसीएसई स्कूल में, जैसे श्री राम मॉर्सरी है, अरावली है, स्कॉटेज हाई है, जितने भी स्कूल के बच्चे हैं जो क्लास हमसे ऑफलाइन में ले रहे हैं, वो इसको देख सकते हैं। A machine can open a nut by the applying a force of 150 Newton while the using a lever handle of the length 40 centimeter। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, यहां पे हैंडल की बात हो रहा है, इसका मतलब है कि फोर्स क्या है? 150 न्यूटन। एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? यू कैन रिप्रेजेंट एज ए आर और एज ए डी, एज ए एल, कुछ भी हम डिनोट कर सकते हैं, इसलिए एल ही लिख देता हूं। द डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर while force are given in SI unit and length is given in CGS unit, so you have to convert as a meter, so it will come 0.4 meter। okay, find the moment of force, torque, F into L, so it will come 150 into 0.4, so it will come 60 Newton meter। okay, now अब क्वेश्चन नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के साथ है, how long handle is required if he want to open it by applying a force of only 50 Newton। सेम नट बोल्ट को फोर्स जो है 150 की जगह 50 कर दिया गया है, तो हाउ लॉन्ग हैंडल, वो जो हैंडल है जिससे वो नट बोल्ट ओपन कर रहा था, वो कितना होना चाहिए? मतलब दे आस्किंग अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो नट बोल्ट तो पहले ही खोलने के लिए कितना टॉर्क चाहिए उसे? 60 न्यूटन। नट बोल्ट ओपन करने के लिए दैट विल बी 60 न्यूटन अप्लाइड टॉर्क। सो नाउ यू कैन, initial torque should be equal to final torque। what is the initial torque? 60। what is the final torque? Force into D। so we find the D means 60 by force। what is the force? 50। so it will come 1.2 meter। so this is your answer। next, I hope ये समझ में आया होगा, ये बुक का ही क्वेश्चन था, यहाँ पे भी क्वेश्चन है इस तरह का, क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो, देख लीजिए।
तो इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है, ए का बी के अलोंग, बी का ए के अलोंग, और फिर लास्ट में जो है ओरिजिन के अलोंग, ये 0 है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स जो हो जाएगा τ1, दैट विल बी F इंटू टोटल डिस्टेंस इसके बीच में क्या है 0.5 मीटर। सो व्हाट इज द F? F is acting 10 Newton. So it will come 10 into 0.5. So how much you got? 5 Newton meter. Similarly, calculate the resultant A and 1 A का हो गया, B का मतलब B से A के बीच का टॉर्क, तो टॉर्क 2 क्या होगा, फोर्स क्या है 10 न्यूटन, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम B to A? That is 0.5 meter. So again answer will come 5 Newton meter. I hope you understand. Now they asking what is the zero situated exactly at the middle of the two forces. तो सर नेट टॉर्क यहां पे हो जाएगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन से what is the distance from O to A and O to B? So this is 10 into 2.5, 50 centimeter, sorry 50 centimeter means 10 into 50 by 100, 0.5, 0.5 का हाफ कितना हो जाएगा 0.25, because we have to consider the distance from origin, half of 50 centimeter, and plus 10 into 0.25. So your answer will become as a 5 Newton meter. That's it. Equal and opposite. So this is known as a moment of coupling. So we have to add all the torque. So that is 5 Newton. और यही इसका आंसर है तीनों का, आप बुक में चेक कर सकते हो। नाउ ये है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि वन साइड एक 40 GF का एक वेट है जो कि 40 सेंटीमीटर 1 10 20 30 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन दे आर सिचुएटेड। सॉरी, हाउ कैन वी बैलेंस द बार विद द वेट ऑफ 80 GF? सो 80 GF को हम कहां पे सिचुएटेड करेंगे जो फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम है वो इक्वल हो जाए, बैलेंस में हो। सो इट मींस 40 GF into what is the distance from here 1 2 3 4, that is known as a 40 centimeter. This is torque 1 and here torque 2, so it will come 80 GF into D, because we don't know the D. So from here you can cut it 80 and 2 and this is